विद इन द कैंपस, आउटसाइड ऑफ द कैंपस ऑल्सो। तो इसको एड्रेस करने के लिए कोई मैकेनिज़्म अभी है नहीं। आईसीसी भी है तो उनकी लैंग्वेज इतनी ब्राह्मणवादी मनुवादी लैंग्वेज है, विक्टिम ब्लेमिंग वाली लैंग्वेज है। अगर हम कोई भी कंप्लेंट करने जाते हैं तो वो पहले पूछते हैं आप वहाँ पे रात को क्यों थे, या फिर आपने क्या कपड़े पहने थे। तो ऐसा जो विक्टिम पे ब्लेम डालने वाली चीज़ है। मैं जेएनयू को समझती हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है कि ये एक फ्रीडम वाला कैंपस है। हम रात को जब भी घूमना चाहें हम घूमेंगे, हम जब भी बाहर को निकलना चाहें। घर के पिंजरों से निकल के हम बाहर दोबारा एक पिंजरे में बंद होने नहीं आए हैं। मैं खुद आदिवासी एक फैमिली से आता हूँ और बापसा पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सोचा कि एक आदिवासी कम्युनिटी से जो एक लड़का है उनको देना चाहिए प्रेसिडेंट पोस्ट, और बापसा मुझे मेरे ऊपर विश्वास किया और दिया है। और टोकनिज्म हमेशा से एंटी कास्ट मूवमेंट को, बहुजन मूवमेंट को रोकता आया है, तोड़ता आया है। मानवर साहब भी कहते हैं कि मामले सब चमचा एज की बात करते हैं। उन्होंने कहते हैं कि अगर बहुजन मूवमेंट को सबसे ज़्यादा कोई धोखा देने वाला होता है तो हमारे ही लोग होते हैं जो टोकनिस्टिक वे में, टोकने के रूप में हमारे इस्तेमाल कर लिए जाते हैं हमारे लोग। बापसा इस कैंपस में आता है तो इस कैंपस में आने के बाद इस कैंपस में कास्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होने लगता है। लोग कास्ट पे बात करते हैं। बापसा की सबसे बड़ी ताकत ये है कि बापसा इस कैंपस में आने के बाद बापसा ने इस कैंपस को कास्ट के बेस पे सेंसिटाइज किया लोगों को। आज सवर्णा को भी बापसा ने कास्ट से सेंसिटाइजेशन किया। एक का जो राइट का जो एबीपी का जो एटीट्यूड है बहुत ही वायलेंस एटीट्यूड है, वो वायलेंस करता है, और लेफ्ट का जो एटीट्यूड है बहुत ही सेवियर एटीट्यूड है। उनके लिए मैं एक स्टैंडर्ड बन सकता हूँ, क्योंकि आज इस कैंपस में भी बहुत आदिवासी लोग हैं, वो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। उनको पता है कि हम लोग कई इश्यूज लेके बस पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा के बारे में एक्सप्लिसिटली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बापसा वो संगठन है। We represent people from diverse background. I am from South, on another candidate from North, on another candidate from Uttarakhand, West Bengal. So we represent people from different social background. Our presidential candidate is a Adivasi candidate. I am a vice president candidate, a Muslim candidate. Our general secretary candidate is a SC candidate. Our joint secretary candidate, a person with disability. You know, after 27 years, left parties ஒரு பிரசிடென்ஷியல் கேண்டிடேட்டாக எஸ்சியை சூஸ் பண்ணாங்க. எதுக்கு இவ்வளோ நாள் சூஸ் பண்ணல? जय भीम एवरीवन। आज हम आए हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे 4 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं। 22 मार्च को यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। हम बात करेंगे एक अम्बेडकराइट संगठन बापसा से जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने वाला है और उनके मुद्दे क्या है ऑपरेस यूनिटी। तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ प्रमोद सागर जी हैं, हमको बताएंगे कि बापसा का क्या रोल रहा इस इलेक्शन को करवाने में जो 4 साल बाद हो रहे हैं। देखिए, इलेक्शन 4 साल से सस्पेंड था, कुछ तो कोरोना के वजह से, कुछ बाहरी ताकतों की वजह से। ये चाहते थे कैंपस में चुनाव हो, इसके लिए बापसा ने काफ़ी लड़ाई लड़ी है, काफ़ी इन पर दबाव डाला है। फाइनली उन्होंने नोटिस निकाल दिया। नोटिस निकालने के बाद भी कुछ यहाँ के एबीपी संगठन है, इन्होंने दबाव डाला कि कैंपस में चुनाव नहीं होना चाहिए। तो कैंपस में ना चुनाव होने के बहुत सारे नुकसान रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे बहुजन छात्रों का रहा है। ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है, हॉस्टल अलॉट नहीं हो रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पेश रहे हमारे बहुजन समाज के लोग। इसी प्रयास में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये एक उत्तरदायित्व, मतलब एक यूनियन होनी चाहिए ताकि एडमिन प्रेशर डाले, इनकी मनमानी न चले। उसके लिए बापसा ने काफ़ी लड़ाई लड़ी है और इन पर काफ़ी प्रेशर डाला है। तो फाइनली ये चुनाव हो रहा है 4 साल बाद। तो कैंपस का चुनाव लेफ़्ट राइट की बाइनरी में रह गया है। तो इसमें बापसा एक असर्टिव फोर्स के रूप में आया है और बापसा ने दिखाया कि ये तीसरे विकल्प के रूप में कि अगर बहुजन यूनिटी ऑपरेशन साथ हो जाती है तो हम लेफ़्ट राइट को हरा सकते हैं। तो अभी करंट का माहौल देखें कि लेफ़्ट जैसे इस बापसा का राइज होता है, चारों इकट्ठा हो गया है, और दूसरा राइट है, उसके बीच में खड़े हैं अम्बेडकराइट। तो इस बार उम्मीद है कि हमारे सेंटर पर में हमारे उम्मीदवार की जीत होगी। कैंपस ये चाहता है कि इन 2 संगठनों से मुक्त किया जाए। तो कैंपस का सबका जो पुकार है कि बापसा संगठन जो शुद्ध लोकतांत्रिक मूल्यों में, संविधान में विश्वास रखता है। कैंपस में बहुत सारे प्रोग्रेस संगठन हैं, इन्होंने हमेशा हमारे बहुजन मुद्दों को साइडलाइन किया है।
अभी आप देखोगे कि 5 जनवरी को अटैक हुआ 2020 में, उसके बाद कंटिन्यूसली कैंपस में वायलेंस बढ़ रहा है। वायलेंस बढ़ रहा है तो इसमें हमारे बहुजन छात्र अफेक्ट हो रहे हैं। कैंपस में वायलेंस बढ़ रहा है, उसका फ़ायदा दूसरा संगठन लेता है कि दूसरा संगठन उस फेयर पे लेकर के राजनीति करता है। तो उनका जो राजनीति का जो बरगलाने वाली राजनीति है, हमारे जो सिंपैथाइजर हैं बापसा के, जो अम्बेडकर आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, उन्होंने बोला है कि इनकी जो बरगलाने वाली राजनीति है, हमारे मुद्दों पर राजनीति वो नहीं चलेगी। इस बार वो लोग चाहते हैं, दिल से बापसा को चुनना चाहते हैं। तो हमारा भी प्रयास है कि हम हर व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि बापसा को एक विकल्प रूप में देखिए। बापसा ने यूनियन में न रहते हुए बहुत सारे काम किए हैं। हॉस्टल के मुद्दों को लेकर के बापसा 2017 में 20 दिन स्ट्राइक किया, यहाँ लास्ट पे डोरोमेट्री इशू हुआ। फी हाइक को लेकर के बापसा ने लीड किया। नजीब जैसे मुद्दे को बापसा ने लीड किया। रोहित का मामला हो, चाहे शर्जील इमाम का हो, शाहीन बाग पे बापसा ने काफ़ी एक लीडिंग रोल दिया है। 200 जो 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ भी बापसा ने सड़कों पे मार्च किया है। और जो सीट कट का मामला था, तो कहने का तात्पर्य है कि बापसा ने बिना यूनियन में रहते हुए इतने सारे अच्छे काम किए हैं, और हम यूनियन में आएंगे तो बहुत अच्छे काम करेंगे। तो हमारे छात्रों से सारे मतलब जो भी हैं कैंपस के सभी स्टूडेंट्स से अपील है कि इस बार बापसा को मौका दीजिए, हमारे पैनल को जिताइए। हमारे पैनल में पीछे बैठे हैं हमारे साथी विश्वजीत हैं, जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए खड़े हैं। दूसरा है मोहम्मद अनास है, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए हैं। तीसरा है कि जनरल सेक्रेटरी के हमारे प्रियांशी खड़ी हुई हैं, और रूपक हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी के लिए। तो छात्रों से है कि आप विकल्प इन दोनों की बानने से निकल के बाहर आइए और कैंपस को स्वच्छ राजनीति करें, जो लोकतंत्र मूल्यों पे है, जो डिबेट के कल्चर है उसको हम पुनः मतलब जो उसको हम अपहोल्ड करेंगे। जो जहाँ के जो राइट विंग जो आरएसएस फांसीवादी संगठन है, उन्हें कैंपस को एक तरह से डर का वो बना रखा है कैंपस में। तो सभी छात्रों से हमारा अपील है आपके कैमरे के माध्यम से कि आप एक अम्बेडकर फोर्स को चुनिए। अम्बेडकर फोर्स है कि जो लोकतंत्र मूल्य में विश्वास करता है, मतलब संवैधानिक मूल्य में विश्वास करता है। इसमें सभी के हक की बात कीजिए, चाहे वो किसी तरह का जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है, सबके हक की बात की जाएगी। ठीक है, आप मिलते हैं, हमारे पैनल से भी बात कीजिएगा। तो आइए हम बात करते हैं बापसा के पैनल से। तो हमारे साथ हैं प्रियांशी आर्य, जो जनरल सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रही हैं। जी, इस JNU-SU 2023-2024 इलेक्शंस में मैं जनरल सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ, प्रियांशी आर्या। मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ, और इस बार मैं यहाँ पे PhD में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, PhD इन फ़िलासफ़ी। और बापसा मैंने ज्वाइन करा था 2022 में, और मुझे ऐसा था कि हमेशा एक गैप लगता था पॉलिटिक्स में। जब भी हमने देखा ज़्यादातर सोशल मीडिया कैंपेन जो होता है, सोशल मीडिया प्रेजेंस, मैंने देखा कि लेफ़्ट की काफ़ी रहती है, बिकॉज मे बी उनके पास इतने रिसोर्सेज है। तो मुझे एक हमेशा गैप महसूस होता था कि जब मेरे घर पे या मेरे साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है तो मेरी आवाज़ उठाने के लिए कौन है। जब मैं बापसा में आई तो मुझे पता चला कि हाँ, यहाँ पे भी मेरी कम्युनिटी है, और ऐसी कम्युनिटी है जो खुद को असर्ट करती है। सो आई विल से दैट बापसा स्टैंड्स फॉर ऑप्रेस्ड, यूनिटी ऑफ द ऑप्रेस्ड। ये इलेक्शन में भी हमारा ये आइडियोलॉजी है। इसी आइडियोलॉजी के साथ हमने अपना पैनल भी क्रिएट करा है। व्हाट इज़ ऑप्रेस्ड यूनिटी? हाँ, तो यूनिटी ऑफ द ऑप्रेस्ड में आते हैं वो तमाम SC ST OBC स्टूडेंट्स आते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स आते हैं, जेंडर माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गए वो आते हैं, या सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ जैसे क्वेयर पीपल, क्वेयर कम्युनिटी के लोग भी आते हैं। आई एम अ दलित क्वेयर पर्सन, और आई फाउंड अ स्पेस इन बापसा बिकॉज ऑफ इट्स आइडियोलॉजी ऑफ यूनिटी ऑफ द ऑप्रेस्ड, कि हम ऑप्रेस्ड हैं तो आप कोई और पार्टी टोकनिज़म के हिसाब पे हमारे मुद्दे ना उठाए। क्योंकि यहाँ पे इस कैंपस में ऐसा एक डिज़ीज़ मैंने देखा है कि सबको बहुत सेवियर कॉम्प्लेक्स है कि अच्छा तुम उत्पीड़ित हो, हम तुम्हें बचाएंगे, हम तुम्हारे मुद्दे उठाएंगे। बापसा ने जब बापसा 2014 में आया है यहाँ पे, तो बापसा ने ये कहा है कि हम अपने मुद्दे उठाने के लिए सक्षम हैं। वी डोंट नीड अ सेवियर, वी आर आवर ओन सेवियर्स। हम अपने खुद के मुद्दे उठाएंगे, और ये बापसा की ही देन है कि आज मैं एक दलित महिला होकर, दलित क्वेयर पर्सन होकर सर उठा के
JNU SU जैसी बड़ी जगह पे, लाइक JNU मतलब घर पे तो ऐसा होता है कि JNU बहुत बड़ी जगह है जैसा भी सुनते हैं, मेरे लिए घर छोटे टाउन से आना इतने दूर बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज सर उठा के सबके सामने बुलंद आवाज़ करके लड़ पा रही हूँ JNU SU इलेक्शन में। तो ये एक सबसे पहले तो बाबा साहब की देन है, अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी की देन है, और यहाँ पे कैंपस में बापसा का अजर्शन ही है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। धन्यवाद प्रियांशी ये सब बताने के लिए। आप जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही हैं, आपके क्या मुद्दे हैं, क्या आप चेंज करेंगी जब आप जीत जाएंगी? जैसे ऐसा है कि मुद्दे तो हमारे बहुत हैं, कुछ मेरे साथी भी कवर कर लेंगे। मेरी तरफ से ऐसा मुद्दा है कि GS कैश यहाँ से हट गया था, ठीक है, 4 साल हो गए, GS कैश नहीं है। वो कुछ एडमिन में हुआ कि किसी पे केस आ गया तो उन्होंने GS कैश ही हटा दिया ताकि उन पे कार्रवाई ना हो पाए। तो GS कैश नहीं है 4 सालों से, तो यहाँ पे जो औरतें आती हैं, जहाँ भी निचले तबके से आती हैं, कहीं से भी आती हैं, तो उनके पास एक रिड्रेसल मैकेनिज़्म नहीं है कि वो अपनी आवाज़ कहाँ पे जाके उठाएं अगर उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। एंड सेक्सुअल हरासमेंट इज़ अ वेरी ब्रूटल रियलिटी राइट नाउ विद इन द कैंपस, आउटसाइड ऑफ द कैंपस ऑल्सो। तो इसको एड्रेस करने के लिए कोई मैकेनिज़्म अभी है नहीं। ICC भी है तो उनकी लैंग्वेज इतनी ब्राह्मणवादी मनुवादी लैंग्वेज है, विक्टिम ब्लेमिंग वाली लैंग्वेज है। अगर हम कोई भी कंप्लेन करने जाते हैं तो वो पहले पूछते हैं आप वहाँ पे रात को क्यों थे, या फिर आपने क्या कपड़े पहने थे। तो ऐसा जो विक्टिम पे ब्लेम डालने वाली चीज़ है। मैं JNU को समझती हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है कि ये एक फ्रीडम वाला कैंपस है। हम रात को जब भी घूमना चाहें हम घूमेंगे, हम जब भी बाहर को निकलना चाहें, घर के पिंजरों से निकल के हम बाहर दोबारा एक पिंजरे में बंद होने नहीं आए हैं। पर जब अब जैसे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं, मैं मानती हूँ कि सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस भी हैं वो इस वजह से भी होते हैं कि एक जेंडर सेंसिटाइजेशन की कमी है इस कैंपस में। 4 साल से GS कैश नहीं है तो हमेशा ऐसी भी कमी है, रिड्रेसल मैकेनिज़्म नहीं है। जो 2 हरासर्स हैं उनके पास एक करेज आ चुका है कि उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं सोसाइटी में, और औरतें डर के मारे आगे अपनी बात नहीं रखेंगी। तो मेरी सबसे पहला ये मुद्दा है कि GS कैश वापस आया जाए, जेंडर सेंसिटाइजेशन आया जाए। और मैं इसलिए भी पैनल में खड़ी हुई हूँ, मेरे को ऐसा कोई पॉलिटिकल पर्सनल एम्बिशन नहीं है पॉलिटिक्स में, बट मैं इसलिए खड़ी हूँ ताकि मैं अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर पाऊँ, कि कोई दलित महिला मुझे देखे, क्वेयर पर्सन मुझे देखे और देखे कि अरे ये इतने बड़े पैनल में आके अपनी बात रख रही है, आवाज़ उठा रही है, तो उनके लिए वो एक इंस्पिरेशन का स्रोत हो। मैं देखती हूँ ABVP कैंपस में ऐसा करता है कि इनका हसरतें है एक क्वेयर ग्रुप यहाँ पे, तो हसरतें ने एक क्वेयर एजेंडा निकाला था JNU SU इलेक्शंस के लिए कि उनको क्या क्या मांग है। जैसे उसमें तमाम मांगे हैं कि जनरल न्यूट्रल प्रोनाउंस यूज़ किए जाएं कॉन्स्टिट्यूशन में, या जनरल न्यूट्रल हॉस्टल्स इंस्टॉल किए जाएं, या बाथरूम्स इंस्टॉल किए जाएं। उन्होंने जब पर्चे लगाए तो उन पर्चों के ऊपर या तो वो पर्चे फाड़ दिए ABVP वालों ने, या उन पर्चों के ऊपर ABVP ने अपना पर्चा निकाल दिया। तो ये एकदम क्वेयरफोबिक लैंग्वेज है ABVP की, और उन्होंने हमेशा ABVP ने हमेशा क्वेयरफोबिक स्टांसेस भी लिए हैं, इस्लामोफोबिक स्टांसेस भी लिए हैं। तो मैं ये मुद्दे भी उठाना चाहती हूँ एज अ दलित क्वेयर पर्सन कि हेटेरोनॉर्मेटिव सोसाइटी में इसमें हम संघर्ष कर पाए, असर्ट कर पाए। तो बस मेरा यही है बापसा से, और मैं इसीलिए जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए खड़ी हुई हूँ, ताकि एक डिग्निटी की लड़ाई है मेरे लिए, एक रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। तो प्रियांशी, जो JNU स्टूडेंट यूनियन है वो क्या है, किस तरीके से काम करता है, और उसमें जो बापसा का पार्टिसिपेशन क्यों होना चाहिए, और जो अम्बेडकराइट स्टूडेंट्स हैं उनका पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है? तो JNU स्टूडेंट यूनियन यहाँ के स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें सेंट्रल पैनल में 4 प्लेसेस होती हैं, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, जनरल सेक्रेटरी की और जॉइंट सेक्रेटरी की। और फिर JNU स्टूडेंट यूनियन एक्सटेंड भी होता है स्कूल लेवल्स पे। स्कूल लेवल्स पे हर काउंसलर होता है। एक स्कूल जैसे ट्रिप्स स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है, उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से काउंसलर सेलेक्ट होते हैं, कितने नंबर ऑफ़ काउंसलर सेलेक्ट होते हैं। तो अभी इस बार के इलेक्शन में 5 काउंसलर्स हैं SSS में। तो ये जो काउंसलर हैं ये स्कूल के मुद्दे उठाएंगे। स्कूल के मुद्दे अगर बड़े हों, स्कूल लेवल पे सॉल्व ना हो पाए, तो वो JNU SU सेंट्रल पैनल तक आते हैं। तो ऐसा ये डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है JNU कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। हम मानते हैं कि अभी तक बापसा को 2014 में आया है, तो बापसा को सत्ता में आने का मौका ऐसा नहीं मिला है सेंट्रल पैनल में।
बट ये हमारे लिए दुख की बात नहीं है, क्योंकि बापसा एज एन एग्जीक्यूटिव फोर्स काफ़ी उभर के आया है। जब पिछला इलेक्शन था 2019 का पिछला इलेक्शन, तो जितेंद्र सोना थे हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, उनको अकेले बापसा एज एन इंडिपेंडेंट पार्टी लड़ा था और उनको अकेले में 1100 वोट मिले थे, कुछ 1100 वोट, और लेफ़्ट यूनिटी 4 पार्टीज़ मिलके वो लोग 2200 वोट लेके आए थे। तो बापसा अभी कैंपस में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। तो हमारा असर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी लैंग्वेज बहुजन यूनिटी की लैंग्वेज और प्रेस यूनिटी की लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैं मानती हूँ कि JNU-SU में बापसा का आना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने मुद्दे खुद उठा पाएँ। मैं जैसे देखती हूँ कि कैंपस में इतने सालों से जो लेफ़्ट लेड यूनियन चल रहा है, उन्होंने फिर भी इनके लेफ़्ट डोमिनेंट स्पेसेस, लेफ़्ट आइडियोलॉजी वाले प्रोफेसर्स फिर भी हमें वाइवा वोसी में SC ST OBC स्टूडेंट्स को वाइवा वोसी में 2 या 3 नंबर या 4 नंबर देते हैं। और ये 2 या 3 नंबर या 4 नंबर देके हमें या तो बाहर निकाल देते हैं एडमिशन प्रोसेस से, या फिर हमें बस अपनी जो कास्ट रिजर्वेशन वाली सीट है, SC सीट है उसी में, या फिर OBC सीट है उसी में लिमिट कर देते हैं। हमें जनरल कैटेगरी में आने भी नहीं देते, इवन दो हमारे मार्क्स अच्छे होंगे। एक टाइम पे यहाँ पे OBC प्रोफेसर्स का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। जब हमारा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में काउंसलर इलेक्ट हुआ था बापसा की तरफ से, वो वहाँ पे जीते थे, तो उस साल कोई भी ड्रॉप आउट रेट नहीं था स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक में। तो बापसा जब सत्ता पे आया तो कोई ड्रॉप आउट रेट नहीं हुआ, और अभी तक बिना सत्ता में आए बापसा ने इतना काम करा है, जो असर्टिव लैंग्वेज वो करी है, इंश्योर करी है कैंपस में, असर्शन इंश्योर करा है और प्रेस यूनिटी का असर्शन। हम मानते हैं कि सेंट्रल पैनल में आएंगे, हमें ज़रा पावर मिलेगी तो हम इससे बहुत कई ज़्यादा चीज़ें और अच्छी कर सकते हैं। टिल में अभी भी रिजर्वेशन पॉलिसी ठीक से फॉलो नहीं किया जाता है। आप देख सकते हैं, मतलब हॉस्टल क्या होना चाहिए कि सबके लिए होना चाहिए। जो भी इस JNU में जो आ रहा है, बहुत जगह से आते हैं, देश का डिफरेंट कॉर्नर से आते हैं, तो उनको सबको हॉस्टल, मतलब रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है तो सबको हॉस्टल मिलना चाहिए। बट अभी भी इतना साल हो गया JNU में ये लेट रहा है, तब भी ये मुद्दा, ये जो प्रॉब्लम, रिजर्वेशन जो पॉलिसी हॉस्टल में लागू होना चाहिए, प्रॉपरली लागू होना चाहिए, अलॉटमेंट में लागू होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं जो डॉर्मेट्री अभी मिला है, 2016-17 में बापसा एकमात्र संगठन था जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था एडमिन में, उनके बदौलत, उन बापसा के साथियों के एक्टिविस्ट के बदौलत आज डॉर्मेट्री मिला है। तो मैं कहता हूँ डॉर्मेट्री वन काइंड ऑफ बस कुछ टेम्पोरली सेटल है, बट उन्हें जो आ रहे हैं उनको सबको एश्योर करना चाहिए कि हॉस्टल दो। तो ये भी वन काइंड ऑफ कास्टिज्म है। तो आप जो है प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे हैं, तो आपके क्या मुद्दे हैं? मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मैं विश्वजीत मिंजी, बापसा से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट JNU-SU 2024 इलेक्शन के लिए। तो मैं बंगाल से आता हूँ और मैं एक आदिवासी फैमिली से आता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस देश में जिस तरीके से आदिवासी जो लोग हैं, लद्दाख का बात हो गया, मणिपुर का बात हो, आप हसदेव का बात लीजिए, उसके बाद झारखंड में जो हुआ और मध्य प्रदेश में जो हुआ, तो इन तमाम सारे मुद्दे को देख के लगता है कि नॉट ओनली आदिवासी के ऊपर जिस तरीके से जो एट्रोसिटीज़ हो रहा है, उनको जिस तरीके से लूटा जा रहा है इन सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू, ये जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, ये जो सवर्ण सिस्टम के थ्रू, स्ट्रक्चरल प्रोसेस के थ्रू, तो आज अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव पापा इस सिस्टम में रहते, ये होता, मैं उनको क्वेश्चन करना चाहता हूँ। तो आज हमें एक रिप्रेजेंटेटिव का ज़रूरत है, अपना ओन लीडरशिप का ज़रूरत है। अगर ओन लीडरशिप रहता तो हम इस चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ बापसा को। मैं इसीलिए आई एम ग्रेटफुल टू बापसा दैट बापसा सपोर्टेड मी टू कॉन्टेस्ट दिस पोस्ट, एंड आई विल इंश्योर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड और बहुजन मूवमेंट। तो इन तमाम सारे मुद्दा इस कैंपस में JNU के हिस्ट्री में कभी सोचे भी नहीं थे कि आदिवासी प्रेसिडेंट बन सकता है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन सकता है। आज बापसा ने वो करके दिखाया। 2014 से पहले शायद बहुत कम आदिवासी लोग मतलब पॉलिटिक्स करते थे, उनको डिपॉलिटिसाइज, उनको जिस तरीके से दिखा जाता था एलियन के तरह दिखाया जाता कि नहीं ये तो ऐसा होते हैं, ऐसे होते हैं, लेकिन उनके मुद्दे के ऊपर बात बोला जाता था। बट उनका जब रिप्रेजेंटेशन का बात आता है, पार्टिसिपेशन का बात है, कुछ नहीं है। तो आज बापसा 2014 के बाद, 2014 में जब जो आता है ना, अम्बेडकर डिस्कोर्स के साथ, एंटी का डिस्कोर्स के साथ, और जो ऑप्रेस यूनिटी, जो बहुजन यूनिटी का जो बात करता है, उसके थ्रू बापसा ने जो रिप्रेजेंटेटिव दिया है इस पैनल में भी, इस बार का जो पैनल उसमें देख सकते हैं आप। तो क्या है इस बार के पैनल का रिप्रेजेंटेशन? इस बार का पैनल में आप देख सकते हैं बापसा जो ऑप्रेस यूनिटी का बात करता है, दलित, आदिवासी,
क्वेयर कम्युनिटीज़, ओबीसीज, डिसेबल पर्सन, माइनॉरिटीज़, ये सब है। मैं खुद आदिवासी एक फैमिली से आता हूँ और बापसा पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सोचा कि एक आदिवासी कम्युनिटी से जो एक लड़का है उनको देना चाहिए प्रेसिडेंट पोस्ट, और बापसा मुझे मेरे ऊपर विश्वास किया और दिया है, क्योंकि उनको पता है, बापसा को पता है कि बापसा वो बिलीव करता है उन आइडियोलॉजी के ऊपर, ऑपरेशनिटी। अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा तो उनका मुद्दे के ऊपर पॉलिटिक्स होगा, राइट। तो जैसे मैं खुद आदिवासी फैमिली से आता हूँ, प्रियांशी आर्या जो है वो एक दलित कम्युनिटी से आता है, रूपक एक डिसेबल पर्सन है, ओबीसी कम्युनिटी से आता है, माइनॉरिटी से मोहम्मद अनस। तो ये पूरा जो ऑपरेस यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिटी है, वो हमारे पैनल में भी दिखाई देता है। शायद ये जेएनयू का सबसे बड़ा एक हिस्ट्रिक मोमेंट है कि बापसा इस कैंपस में वो दिखाया कि जो बोलता है बस वो करके भी दिखाया इस कैंपस में। तो ये तमाम मैं पहले फोकस करना चाहूँगा कि मेरे इस कैंपस में लड़ना क्यों ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि आज बहुजन पॉलिटिक्स चल रही है इस कैंपस में, पूरे देश में सब बहुजन का बात कर रहे हैं। तो आज बहुजन का ये होना चाहिए कि बहुजन का रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन कोई भी रिप्रेजेंट कर, मुझे एक सवर्णा भी रिप्रेजेंट कर सकता है, बट मैं कहता हूँ कि अगर ऑपरेस सेक्शंस का प्रॉब्लम है तो ऑपरेस सेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं आदिवासी का बात करूँ तो आदिवासी के लिए रिजर्व सीट है, जैसे लोकसभा की बात कर लीजिए, लेकिन मिनिस्ट्रीज में कितना है, उनको मैक्सिमम कहाँ रखा जाता है, ट्राइबल मिनिस्ट्री तक, राइट। तो प्रोपोर्शनेट जो रिप्रेजेंटेशन उसके बारे में बात नहीं करते हम लोग, राइट। तो इन सारी चीज़ों को लेके मैं इंथुसियास्टिक हूँ कि मैं इस बार लड़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं मेरे सोसाइटी के लिए मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस कैंपस में एक आदिवासी लोग, दलित लोग, जो बहुजन लोग हैं, उनके लिए मैं एक स्टैंडर्ड बन सकता हूँ, क्योंकि आज इस कैंपस में भी बहुत आदिवासी लोग हैं, वो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। उनको पता है कि हम लोग कई इश्यूज लेके बस पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा के बारे में एक्सप्लिसिटली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बापसा वो संगठन है। ये भी कहा जाता है कि बच्चों को जो है पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। बच्चे जो हैं कैंपस में पढ़ने आते हैं, तो जो खास तौर से माइनॉरिटीज़ बच्चे हैं, जो ऑपरेस्ड क्लासेस से हैं, ऑपरेस्ड कास्ट से हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को, कि उनको कैंपस में अगर आ रहे हैं तो पढ़ना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। तो इस पे आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब बात करते हैं, एजुकेशन का बात करते हैं। अगर एजुकेशन मिलेगा तभी हम लोग एजुकेटेड हो पाएंगे, ऑर्गेनाइज हो पाएंगे, राइट। आप अगर देख सकते हैं कि ये जो फंड है एजुकेशन सेक्टर में, वो फंड घटता जा रहा है सालों साल तक। ये पॉलिटिक्स नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। आज इस कैंपस में अगर ये जो सेप्रोनाइजेशन बढ़ रहा है, सेप्रोनाइजेशन में इतना इन्वेस्ट किया जा रहा है, देश में इतना एट्रोसिटीज हो रहा है, दलित तो आदिवासी के ऊपर एट्रोसिटीज हो रहा है, ये सिस्टमेटिकल प्रोसेस नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं है। तो मैं ये उनको क्वेश्चन करना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स हर जगह है। अगर यही पे हम लोग पॉलिटिक्स की वजह से आए हैं, ये एक्चुअली पॉलिटिक्स, ये लोग हमें डिपॉलिटिसाइज क्यों करना चाहते हैं? इनको जो 10% जो परसेंटेज है, जो पॉपुलेशन है, ये चाहते हैं हमें डोमिनेट करे। इनको अगर पॉलिटिसाइज कर देंगे, ये एजुकेशन मिलेगा, पॉलिटिसाइज एजुकेटेड होंगे, एजुकेशन मिलेगा तो एजुकेटेड होंगे, ऑर्गेनाइज होंगे, उसके साथ से उनको पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी बढ़ेगा। तो जब बहुजन एक साथ आ जाएगा तो इनका जो दुकानदारी है, जो इनका जो ऑपरेशन है, खत्म हो जाएगा ना, उनका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो ये इनका जो मनुवादी सोच है, इनका जो ब्राह्मणवादी सोच है, इनकी सोच क्या है? उसको ऑपरेस करना है बस, दलितों, आदिवासी, माइनॉरिटीज़ को, क्वेयर कम्युनिटीज़ को, सबको। इनका वो नेचर है, ब्राह्मणिकल नेचर है। आप अभी इस कैंपस में देख सकते हैं कि ये लोग जो बापसा का आइडियोलॉजी है ना, उसके अप्रोप्रिएट करने लगे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अप्रोप्रिएशन, ये भी पॉलिटिक्स है ना। आज लेफ्ट बात कर रहा है, जय भीम का नारा नहीं लगता था इस कैंपस में, बता रहा हूँ। आज इस कैंपस में सबसे बड़ा असर्शन है, क्यों है? बापसा की वजह से है। उनको पता है हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बिलीव करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किसके ऊपर बिलीव करता है? इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी एंड जस्टिस, सोशल जस्टिस के ऊपर, राइट। तो हम ऐसा सोसाइटी की बात करते हैं, एक पीसफुल सोसाइटी की बात करते हैं, और हम उस हिसाब से चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे। तो आज इस कैंपस में देख सकते हैं कि ये लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी ब्राह्मणिकल नेचर है। इनको पता है कि काशीराम इसीलिए तो कहते हैं चमचा युग, जब बहुजन मूवमेंट बढ़ेगा तोड़ने के लिए काम करेंगे ये। तो सेम उसी तरीके से हमें अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। इस कैंपस में भी देख सकते बहुत लोग जो न्यूट्रल इन द सेंस, जो मतलब पॉलिटिकल एंगेज नहीं होते, वो सोचते हैं कि वो लोग भी तो जय भीम का नारा लगा रहे हैं, ये भी तो जय भीम का नारा लगा, कैसे ये करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। मैं उनको ये बताता हूँ कि उनको पूछो कि तुम 2014 से पहले क्यों नहीं लगाते थे, तो बाबा साहब को क्यों बुर्जुआ बोलते थे? आज उनका दुकान उसके वजह से चल रहा है, बाबा साहब की वजह से चल रहा है। ये एक्चुअली ये
अब बहुजन जब यूनिटी बन रहा है ना, जब कॉन्शियस हो रहा है ना, एजुकेशन जब मिल रहा है ना, वो सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू उनको तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। इसी तरीके से हर जगह पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स हमें इसलिए करना नहीं देना चाहते हैं ताकि वो हमारे ऊपर पॉलिटिक्स करे, राइट। हमारा मुद्दा है, हमारे इशू से हम क्यों पॉलिटिक्स ना करें? तुम कौन हो तो हमारे मुद्दे के ऊपर पॉलिटिक्स करने वाले? तो धन्यवाद विश्वजीत। तो अब हम बात करेंगे रूपक कुमार से, जो JNU SU जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। तो बताइए सर आपके बारे में। जय भीम, होल जोहार, सतरंगी सलाम, जय लुइस, जय हेलन। मेरा नाम रूपक कुमार है और मैं JNU SU इलेक्शन में जॉइंट सेक्रेटरी के लिए खड़ा हो रहा हूँ। मैं बिहार से आता हूँ, बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। वही जहानाबाद जहाँ पे नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, उसी इलाके से मैं आता हूँ मैं। और मैं इस कैंपस में 2018 में आया था मैं। और इस कैंपस में आने के बाद जैसे मैं देखा कि मैं एक डिसेबल्ड स्टूडेंट हूँ। आने के बाद देखा था कि इस कैंपस में काफ़ी रिटोरिक पॉलिटिक्स से, एक रोमांटिसाइज पॉलिटिक्स का एनवायरनमेंट था। और उस रोमांटिसाइज और रिटोरिक पॉलिटिक्स में जो बहुजन मुद्दे हैं, जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, डिसेबल्ड, क्वीर, मुस्लिम के, रिलीजियस माइनॉरिटी के जो मुद्दे हैं, उनकी जो ग्राउंड पॉलिटिक्स जो होते हैं कि वो एक मुद्दे के रूप में थे। ऐसा मुद्दा जो फर्टाइल मुद्दा था कि एक जो लेफ्ट हैं और जो राइट हैं उनके लिए एक फर्टाइल मुद्दा था। लेकिन इस मुद्दे का जो एक होता है कि असर्टिव पॉलिटिक्स मुद्दों पर, एक रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स, डिग्निटी वाली पॉलिटिक्स, वो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो कहीं नहीं है। जब मैं धीरे धीरे मैं अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी को जैसे जैसे बढ़ा मैं, तो मेरी बापसा से मुलाकात हुई। बापसा के पॉलिटिक्स को मैं धीरे धीरे, हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया था, पर धीरे धीरे बापसा की पॉलिटिक्स को समझना स्टार्ट किया, क्योंकि अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स, अम्बेडकराइट अंडरस्टैंडिंग मेरे धीरे धीरे आ रही थी। उसके आने के बाद फिर मैंने 2022 में मैंने बापसा को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद जो कि मैं एक डिसेबल्ड स्टूडेंट हूँ, जो अम्बेडकराइट डिस्कोर्स है, जो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स है, वो असर्शन, डिग्निटी और रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स है। तीन चीज़ें, असर्शन, डिग्निटी और रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स है। JNU SU के इलेक्शन में लेफ्ट के पॉलिटिक्स में, राइट के पॉलिटिक्स, असर्शन का पॉलिटिक्स बिल्कुल गायब है। आप जो भी बहुजन बैकग्राउंड से आते हैं, जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी से आते हैं, वो एक पहले वो अपने आप को एक इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स में, इसके ये बहुत एलिट कैंपस है, यहाँ के एक इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। वो अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी वॉइस को असर्ट नहीं कर पाते हैं। वो आते हैं तो अपनी आइडेंटिटी को हमेशा छिपा के रखते हैं। पर जो बापसा एक ऐसा हो गया, जो बापसा के आने के बाद इस कैंपस का इन्वायरमेंट इस हद तक चेंज हुआ है कि कोई भी अपनी आइडेंटिटी छिपाने से अब बचता नहीं है। अब कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं छिपाता है, अब अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करता है, वो डिग्निटी के साथ करता है। तो डिसेबल लोगों के यहाँ पे कैंपस में क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या उनको दिक्कतें फेस करने को मिलती हैं, और कितना डिसेबल फ्रेंडली जो है ये कैंपस है? डिसेबल्ड पे मैं एक डिसेबल्ड स्टूडेंट हूँ और इसका एक कैंपस में एक लिव्ड एक्सपीरियंस भी है। हालांकि गांव के समाज में भी एक लिव्ड एक्सपीरियंस है, गांव का भी एक इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स वाला। यहाँ भी आके देखा कि कुछ बदली नहीं है। चीज़ें हैं कि वो एक आपको एक जिस पर्पस के, जिस एटीट्यूड के साथ वो डिसेबल्ड कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए आते हैं, वो बहुत ह्यूमिलेटिंग लगता है। वो आते हैं कि जैसे लगता है कि हम कैपेबल नहीं है खुद को, वो इस तरह से इनकैपेबल तरीके से हमें देखते हैं और वो इस मकसद से वो हेल्प करने आते हैं। वो जो अप्रोच है यहाँ के जो नॉन डिसेबल्ड कम्युनिटी है, उनका जो अप्रोच है बहुत सुपीरियर अप्रोच है, बहुत सुपीरियर। उसी जब मैंने देखा कि यहाँ पे आके कि बहुत लैकिंग है। एक जो हमेशा JNU को मतलब बहुत ही प्रोडक्टिव यूनिवर्सिटी, बहुत एलिट यूनिवर्सिटी को रोमांटिसाइज किया था, इस रोमांटिसाइजेशन में डिसेबिलिटी, डिग्निटी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे गायब है। तो यहाँ पे देखा कि मैं जो भी आप ढाबा का तो वो एक्सेस नहीं है, जो व्हील चेयर स्टूडेंट है वो बिल्कुल एक्सेस नहीं है। आप उसी तरह से लाइब्रेरी में अभी भी ब्रेल लिपि में जो होता है, ब्रेल स्क्रिप्ट में किताबें नहीं हैं। वो बिल्कुल वो अभी बिल्कुल किताबें हैं नहीं। इसी स्कूल एरिया में काफ़ी सारे कैंटीन है जो ग्राउंड फ्लोर में, वो एक्सेस है ही नहीं। और रही बात जो स्टूडेंट के यहाँ पे जो भी हैं यहाँ पे कि जो PSR है, PSR में हर कोई जाके शाम में जो एक होता है, एक प्लेजर होता है, कोई इवनिंग का मॉर्निंग का प्लेजर लेते हैं। उनका PSR का जो रास्ता इतना पत्थर वाला है, इतना जो सरफेस है इतना अनपैरेलल, इतना वैसे कि जो चलने लायक नहीं है। वहाँ पे एक डिसेबल्ड स्टूडेंट, व्हील चेयर स्टूडेंट कैसे जाएगा? क्या उनका एक राइट नहीं होता है कि एक प्लेजर का एनवायरनमेंट है, मॉर्निंग और इवनिंग जो एनवायरनमेंट है, वो भी उस चीज़ का एक एक्सेस कर पाए? जो इस कैंपस में जो
एक्सेस का जो प्रॉब्लम है डिसेबिलिटी का, वो डिग्निटी के साथ जो एक्सेस का वो लैकिंग है। यहाँ आने के बाद मुझे जो क्या कि मैं जब यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ, बापसा ज्वाइन करता हूँ, मैंने ऐसे बापसा इस बात को देखा, बापसा के आने के बाद इस कैंपस में डिसेबिलिटी डिस्कोर्स बहुत पॉलिटिकल डिस्कोर्स बना है। जो डिसेबिलिटी डिस्कोर्स था एज ए पॉलिटिकल डिस्कोर्स था ही नहीं, और बापसा ने उसको एस्टेब्लिश किया है। और एस्टेब्लिश करने के बाद बापसा एकमात्र संगठन है इस कैंपस का जो अपना इलेक्शन का मैनिफेस्टो भी ब्रेल लिपि में लाता है। जो इस एकमात्र संगठन है, जब कोविड के बाद जब हॉस्टल अलॉटमेंट होता है तो किसी को हॉस्टल नहीं दिया जाता है, बापसा अपना मेमोरेंडम विषय को देता है और कहता है डिसेबिलिटी के जो डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं उनको तुरंत उनको प्रायोरिटी बेस पर हॉस्टल दिया जाए, और उनको हॉस्टल दिया गया था। बापसा ने वो मेमोरेंडम सबमिट किया था। और वही बापसा जो भी टेक्टाइल पाथ पे देखते हैं, जो गाड़ियाँ पार्क करते हैं, उसके खिलाफ भी बापसा पोस्टर और पर्चा लाया है। और उन्होंने मेमोरेंडम भी दिया है विषय को, मेमोरेंडम दिया कि जो लाइब्रेरी से, जो हॉस्टल से लाइब्रेरी के रास्ते के भी जो बाइक से जाते हैं वो डिसेबल्ड स्टूडेंट है, उनको बहुत परेशान कर, उनको दिक्कतें होती है। इसके रिगार्डिंग बापसा ने एडमिनिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम दिए हैं कि ये टेक्टाइल पाथ पे गाड़ियाँ पार्क करें, आप क्यों चुप हो। कैंपस उनका भी है, डिसेबल्ड कम्युनिटी का उतना ही है जितना नॉन डिसेबल्ड कम्युनिटी का है, उनका भी कैंपस है, उनको भी यहाँ पे डिग्निटी के साथ, फ्रीडम के साथ, इंडिपेंडेंट के साथ रहने का अधिकार है। इस बात पे ना लेफ्ट को ना राइट को कोई असर नहीं पड़ता है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी असर नहीं पड़ता। बापसा ने उस डिसेबिलिटी डिस्कोर्स के साथ उनको असर्टिव तरीके से उस उनके मुद्दे को उठाया है। और उससे डिसेबिलिटी, और मेरा हमेशा सजेस्ट रहेगा कि मैं डिसेबिलिटी जब मैं आऊँगा इस कैंप जेन्यू इलेक्शन के थ्रू आऊँगा मैं, तो मेरा यही रहेगा कि डिसेबिलिटी डिस्कोर्स को मैं प्राथमिकता के साथ ऊपर रखूँगा। ये मेरा सबसे प्रायोरिटी रहेगा कि जो ह्यूमिलिएशन वाला आता है, जो रोमांटिसाइजेशन है डिसेबिलिटी का, उसको मैं डिलेजिटिमाइज करूँगा। हमारा जो रोमांटिसाइजेशन खत्म हो डिसेबिलिटी का, और एक पॉलिटिकल डिस्कशन के साथ होगा, डिसेबिलिटी पे पॉलिटिकल डिस्कशन होगा। और हमारा सबसे बड़ा एजेंडा ये रहेगा कि हम कैंपस में आते ही सबसे पहले हम कास्ट सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम कराएंगे, डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम कराएंगे हम कैंपस में आते ही, हमारी अगर यूनियन आती है तो। क्योंकि डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन पे न यहाँ यूनियन लेफ्ट यूनियन कराता है, न यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कराता है। क्योंकि एक किस तरह से डिसेबिलिटी उनके साथ किस तरह से बात की जाए, किस तरह से उनको अप्रोच किया जाए, यहाँ के कॉमन स्टूडेंट में जो नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट है उनमें लैकिंग है। तो ये हमारा है कि हम डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन, कास्ट सेंसिटाइजेशन हमारा प्राथमिकता रहेगा आफ्टर इलेक्शंस। बापसा के अलावा भी जो है जेएनयू में काफ़ी सारे संगठन हैं, तो वो कितने एक्टिव हैं? जो प्रोग्रेसिव डिस्कोर्सेज हैं और जो कास्ट को लेकर डिस्कोर्स है, उसके प्रति उनका क्या रवैया रहता है? बापसा के अलावा जो दो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेफ्ट और राइट, एक चीज़ उनको अंदर दिखनी चाहती है कि एक का जो राइट का जो एबीपी का जो एटीट्यूड है बहुत ही वायलेंस एटीट्यूड है, वो वायलेंस करता है। और लेफ्ट का जो एटीट्यूड है बहुत ही सेवियर एटीट्यूड है, सुपीरियर और सेवियर वाला एटीट्यूड है। एक वायलेंस करता है और एक सेवियर बन के आता है। और उस वायलेंस में जो सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा हितों को चोट पहुंचता है, वो बहुजन कम्युनिटी हैं, वो डिसेबल्ड कम्युनिटी हैं, वो क्वियर कम्युनिटी हैं, आदिवासी, पिछड़ा, दलित, वो सारे वो हैं जो इस सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं इस वायलेंस में। कि जो ये जो वायलेंस है, एक वायलेंस करता है, एक उस वायलेंस पे राजनीति करता है। और इसी राजनीति के थ्रू जब हम देखते हैं कि बापसा इस कैंपस में आता है, तो इस कैंपस में आने के बाद इस कैंपस में कास्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होने लगता है, लोग कास्ट पे बात करते हैं। बापसा की सबसे बड़ी ताकत ये है कि बापसा इस कैंपस में आने के बाद बापसा ने इस कैंपस को कास्ट के बेस पे सेंसिटाइज किया लोगों को। आज सवर्णा को भी बापसा ने कास्ट से सेंसिटाइजेशन किया। आज वो भी कुछ बोलने से पहले वो कतराते हैं, वो भी बोलने से पहले घबराते हैं कि हम जो लैंग्वेज बोल रहे हैं कहीं वो कास्टिस्ट लैंग्वेज ना हो। ये जो डर आया है ना लोगों में, सवर्णा में, जो अपर कास्ट में, जो फैकल्टी में, स्टूडेंट में, वो बापसा की वजह से आया है। उन्होंने अपने आप को सेंसिटाइज किया और इसका क्रेडिट कभी बापसा को नहीं दिया जाता है। लेफ्ट ने भी अपने आप को सेंसिटाइज किया बापसा के थ्रू, लेकिन वो सेंसिटाइजेशन को नहीं दे। आज लेफ्ट वही हमारे स्लोगन, हमारे डिस्कोर्स को एटीट्यूड करे, अगर हम चाहें तुम पे प्लेगरिज्म के चार्ज मार सकते हैं। वो हमारे मुद्दों को इस तरह से टोकनिस्टिक अप्रोच में कर रहे हैं कि हम ही तुम्हारे लड़ेंगे। ये हमेशा उनके अंदर एक लैकिंग अंडरस्टैंडिंग, उनके अंदर कमी है। कमी इस बात का है, उनको अंदर इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं है कि अगर ये मुद्दा बहुजन का है, ऑपरेस्ट कम्युनिटी का है, तो उनको ही लड़ने दीजिए ना इलेक्शन के लिए, उनको ही मुद्दा बना दीजिए। आप सेवर बन के क्यों आते हो? ये जो लैकिंग है ना उनके अंदर, ये जो इंटेलेक्चुअल लैकिंग है, वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेसिव बोलते हैं। ये प्रोग्रेसिव नहीं है, ये वो दिखा रहा है कि आप सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव हो। आप प्रोग्रेसिव हो ही नहीं। अगर प्रोग्रेसिव होते तो आपके अंदर विचार होता, आपके अंदर कॉन्शियसनेस होता कि ये एक ऑपरेस्ट कम्युनिटी का इशू है, जिसको इस इशू को भी ऑपरेस्ट कम्युनिटी ही उठाएगा, ये इस पे पॉलिटिक्स भी ऑपरेस्ट कम्युनिटी ही करेगा। ये सबसे ज़्यादा उनके अंदर लैकिंग है। और बापसा इस बात का इंश्योर क्या है, बापसा हमेशा से बोलता है कि मुद्दा हमारा है तो राजनीति भी हमारी होगी। हमारे लिए कोई सेवर नहीं बने, कोई हमारे रहनुमा बनकर नहीं आएगा हमारे लिए।
बाकी के जो संगठन हैं वो भी जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट को कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं इलेक्शन, उस पर क्या कहना है आपका? आप कह रहे हैं कि हमारी राजनीति, हमारा नैरेटिव, तो हमको लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन वो संगठन भी जो है उनको कॉन्टेस्ट करने के लिए खड़ा किए हैं। अभी आशा ने जो लेफ्ट यूनिटी नहीं बोलूँगा, कॉम्प्रोमाइज यूनिटी बोलूँगा, आशा ने दलित प्रेसिडेंट के रूप में दिया है और नैरेटिव इस तरह से फैलाई जा रही है कि 27 साल बाद इस कैंपस को दलित प्रेसिडेंसी मिला। पहली बात को शर्म आनी चाहिए आपको ये बोलते हुए। 27 साल क्यों लगे आपको? आपको ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या वजह थी कि आपको 27 साल बाद दलित प्रेसिडेंसी देना पड़ रहा है, प्रेसिडेंट देना पड़ रहा है? इस शर्म की बात है, इस पे छाती पिटने की बात नहीं, इस पे गर्व लेने की बात नहीं, प्राउड लेने की बात नहीं। और जो सवर्णा मीडिया, अपर कास्ट मीडिया इसको भी हाईलाइट कर रही है। बापसा ने कंटिन्यूसली दलित प्रेसिडेंट दी, इस बात की तो चर्चा नहीं होती। आपको ये नहीं दिखता कि बापसा आप 27 साल बाद इस बात पे छाती पीट रहे कि हम प्रेसिडेंट दे रहे हैं, दलित प्रेसिडेंट दे रहे हैं। बापसा तो हर साल देता आया है, आपको इस बात को नहीं दिखता? और बापसा इस कैंपस में ये सब इतिहास है कि बापसा फर्स्ट टाइम ट्राइबल प्रेसिडेंट दे रहा है, इस बात की कहीं चर्चा नहीं होती है, ना प्रकाश मीडिया में, ना यहाँ के कैंपस में चर्चा नहीं है। लेकिन चर्चा किस बात की? 27 साल बाद हम दलित प्रेसिडेंट दे रहे हैं। सर मानी चाहिए बोलते हुए। 27 साल लगे आपको दलित प्रेसिडेंट देने में, और इस बात का क्रेडिट बापसा को जाता है कि बापसा के आने को वो मजबूर हुए हैं दलित प्रेसिडेंट देने के लिए। उन्हें शौक अपने मन से नहीं दिया, वो मजबूर है कि बापसा के जो पॉलिटिक्स, एंटी कास्ट पॉलिटिक्स है, अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स है, इसके कारण वो मजबूर हुए हैं दलित प्रेसिडेंट देने के लिए। क्योंकि पता है कि वो दलित प्रेसिडेंट जो आए हैं वो टोकनिस्टिक अप्रोच में, टोकनिस्टिक वे में आए हैं। और इस बात को गहरा हम मानते हैं कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक टोकनिस्टिक वे में है। और टोकनिज्म हमेशा से एंटी कास्ट मूवमेंट को, बहुजन मूवमेंट को रोकता आया है, तोड़ता आया है। मानवर साहब भी कहते हैं कि मामले सब चमचा एज की बात करते हैं। उन्होंने कहते हैं कि अगर बहुजन मूवमेंट को सबसे ज़्यादा कोई धोखा देने वाला होता है तो हमारे ही लोग होते हैं, जो टोकनिस्टिक वे में, टोकने के रूप में हमारे इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। हमारे लोग जो अपर कास्ट मीडिया हैं, जो अपर कास्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा वो टोकनिज्म के रूप में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। और वही लोग हमारे बहुजन मूवमेंट को और एंटी कास्ट मूवमेंट को तोड़ते आए हैं। और बापसा इस बात को, फिर भी बापसा इसके साथ असर्टिव तरीके के साथ यहाँ खड़ा है कि आप कितने टोकनिज्म लाओगे। बापसा अपने ऑपरेस्ट यूनिटी के साथ, एंटी कास्ट अम्बेडकर डिस्कोर्स के साथ इस कैंपस में हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। तो अब हम बात करेंगे मोहम्मद अनस से, जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। अनस को हिंदी नहीं आता है ज़्यादा, तो हम अनस से इंग्लिश में सवाल पूछेंगे। सो अनस, कैन यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ? I am Mohammad Anas, a second year PhD student at Center for International Trade and Development, School of International Study, JNU. So I am representing BAPSA, contesting for the post of Vice President in the Social Justice panel of BAPSA. I am also a part of Tamil Students Association. So the link between BAPSA and Tamil Students Association is both are carrying the same politics in the JNU. You know, since I am from Tamil Nadu, the land of Periyar, carried the politics of dignity, carried the politics of self-respect, carrying the politics of oppressed unity. In the campus, in this JNU campus, as a student from Tamil Nadu, everyone, நான் மட்டும் இல்லை, எல்லாருமே மைனாரிட்டி அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக் மைனாரிட்டிஸ் இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் சம்மன் ஸ்பீக்ஸ், since we are in Delhi, most people here speaks Hindi only. So since if anyone speaks with us in Hindi, we have to say, brother, we don't know Hindi. So the immediate question most of the people ask is, you are an Indian, you don't know Hindi. So my question is, why should we know Hindi to being an Indian? You know, you must be aware about the famous leader from Tamil Nadu, Annadurai, his famous statement regarding the Hindi-English-Tamil conflict. He said, why should Hindi be our national language? Is the majority people speaking Hindi? Then why peacock is our national bird, not crow? If we look at the majority, crow should be our national bird. But why peacock is our national bird? In another statement, he said, do we need two separate doors for big dog and small dog? Let small dog use big door. So we don't need separate door for big dog and small dog. So நம்ம Tamil people English learn பண்ணிட்டா, since most of the school in India teaches in English, we need English. We have enough, like most Tamil people. Okay. Since most school in India teaches Hindi, English, so we need English to communicate with both India and with abroad. So we don't need Hindi to communicate. So they are being as if நாங்கள் ஹிந்தி பேசாத ஒரே காரணத்தினால இந்த கேம்பஸில் ஆன்டி நேஷ்னல் ஐடென்டிட்டி கேரி பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பீயிங் அ முஸ்லீம்,
you know what are the problems faced by the Muslim community in this country, especially after 2014. We know what the BJP politics, they clear. They are against the minority. You know, I would like to remind one statement. In Karnataka assembly election last year, 2023, or Karnataka MLA, BJP MLA explicitly said to in the public meeting, in the public speech, we don't want minority votes. We don't want Muslim votes. Hindu votes are enough for making us win. So this is what their politics is. The footprint of the offshoot of BJP, the organization ABP is carrying the same politics in JNU. You know, after 2014, JNU has been facing the majority fund cut. They are not following the reservation. எதுக்கு ரிசர்வேஷனை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்கிறேன்னா we didn't get anything easily in the campus. Since I am from rural background, I know the pain of being rejected many years, many places. ஸோ அந்த மாதிரி ரூரல் பேக்ரவுண்டில் இருந்து ஜேஎன்யூ மாதிரி இன்ஸ்டியூட்டில் வர்றதுக்கு இட்ஸ் ட்ரீம் ஃபார் மெனி ஆஃப் அஸ். அண்ட் ஆஃப்டர் கெட்டிங் பிளேஸ்ட் இன் டு ஜேஎன்யூ, ஸ்டில் தே டார்கெட், தே அட்டாக்கிங் அஸ் mentally by quoting our religious identity, by quoting our linguistic identity as well. So Anas, what are the issues that you want to address with this post? Okay, since I'm representing the Babsa, so we know the pain of being oppressed, being rejected. ஒருத்தர் நம்மகிட்ட பேசும்போது நம்ம ஐடென்டிட்டி வச்சு நம்ம டார்கெட் பண்ணும்போது அது நமக்கு எவ்வளோ பெயின்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிற பெயினை நம்ம இங்கே இருந்து அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கோம். யூ நோ வாட் த கேம்பஸ் பாலிட்டிக்ஸ் இன் JNU, லெஃப்ட் ஹேஸ் பீன் ரூலிங் in the student union for so many years. So what they have done for the minorities, not only religious minorities, linguistic minorities and racial minorities, sexual minorities, they always carry the tokenism. So if we want to represent ourselves, we should be in the power since we know the pain. They don't understand our pain. During election times, they pretend us, especially left politics, they pretend us saving us. So we don't need any savior to give a voice for us. We are capable enough to be stand in the public, and we are capable enough for giving voice for ourselves. You know what the ABP politics after 2014? See, JNU is known for the culture of debate and dissent. In the JNU, debate, dissent, different opinions, எல்லாத்தையும் encourage பண்ணுற ஒரு student culture before 2014 இருந்துச்சு. But after 2014, especially BJP government is trying to bring down the standard of JNU and bring up the standard of universities like Banaras Hindu University. They always want to portray JNU as a communal violence politics. But seriously, in this campus, the only organization who is carrying the communal violence is ABP. Surely, they don't stand for minority. Can you show one audio clip, one statement from any BJP RSS personality supporting reservation? Why did they bring the EWC? What is reservation? Reservation came to the politics for the oppressed community. We were not able to study because of the Brahmanical oppression. They target particular community. You are here for to serve the upper caste. You are not for to study. So reservation came to the society to uplift the backward community. Then they are putting that EWS, name of 10% EWS to upper caste also. So JNU also, it has been facing majority fund cuts. நீங்கள் பார்க்கலாம் ப்ரொஃபஸர்ஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் பர்டிகுலராக டார்கெட் பண்ணி ரைட் விங் ப்ரொஃபஸர்ஸை ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் நார்த் ஈஸ்ட் பேக்ரவுண்ட், மைனாரிட்டி பேக்ரவுண்ட்ஸ் ஒரு ப்ரொஃபஸரை அப்ரோச் பண்ணும்போது அவங்க நம்மளை ட்ரீட் பண்ணுற விதமே த வே தே ஆர் ட்ரீட்டிங் எஸ் mentally disturbs. You know, PhD is not an easy thing to do. We have to face lot of struggles, mental struggles, stress to complete this PhD. Among those, if we are facing our psychological attack from our many professors here, many faculties here, many students like ABP community, then how can we carry our education? It's been long struggle for people like us to step up into the institutions like JNU. But still, after coming into JNU, you know the dropout ratio of OBC in past 10 years in the higher education institution. You know the dropout ratio of ST community. Why upper caste people are not dropping up the institute? You can see some numbers, but they are going to abroad. They are going to study abroad. But you know what the Rohit Vemla politics? How many suicides happened in the higher education institutions in India? Because they are mentally attacked.
where not only the students politics but also from the faculties. So I want to represent those minorities. So I want to be in the power, to be the voice of the voiceless, to be the voice of the marginalized community, to voice of the backward community. So நமக்கு அந்த பெயின் நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம அதை ரெப்ரசன்டேட் பண்ணும்போது நம்ம மற்ற ஆர்கனைசேஷனை விட டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். We are open for everyone because if someone approaches us to give voice for them, we can understand, we can feel their pain, we can imagine ourselves from their position. So we will be the voice of voiceless in the community. So you can see from our BAPSA panel, we represent people from diverse background. I am from South, one another candidate from North, one another candidate from Uttarakhand, West Bengal. So we represent people from different social background. Our presidential candidate is a Adivasi candidate. I am a vice president candidate, a Muslim candidate. Our general secretary candidate is a SC candidate. Our joint secretary candidate, a person with disability. You know, after 27 years, left parties ஒரு presidential candidate-ஆக எஸ்சியை சூஸ் பண்ணாங்க. எதுக்கு இவ்வளோ நாள் சூஸ் பண்ணல? Because of BAPSA, since we are talking Dalit politics in the campus after the inauguration of BAPSA, they are forced to talk the Dalit politics. Before, they never care about the Dalit, ST minorities. You know what's happened in Sajil Imam case? You know who is Sajil Imam? He led the Shaheen Bagh movement, CA anti-CA movement in JNU. He was being targeted by the government. He was being targeted as a terrorist, anti-national by the government. So in the politics, in the Islamophobia politics, in the campus மட்டும் இல்லை, பூரா இந்தியாவில் இருக்குது. What Nupul Sharma did, ஏதாவது ஒரு பிஜேபி கேண்டிடேட் முஸ்லீம்ஸ்க்கு மைனாரிட்டிஸ்க்கு வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா? நுப்புல் சர்மா வென்ஷி முகமது ப்ராஃபட் முகமது பற்றி பேசும்போது immediately after the opposition from the Middle East countries, நுப்புல் சர்மாவை அவங்க மீடியா ஸ்போக் பர்சன்லேருந்து நீக்கினாங்க. அதுக்கப்புறம் நுப்புல் சர்மா கொடுத்த இன்டர்வியூ என்ன? மோடி அண்ட் அமித்ஷா were with us. So did Modi and Amit Shah refute us? So what is representation here? என்ன representation? Always BJP representation. They choose some SC candidate, ST candidates and they give ministers MLA post and they are always trying to eyewash the people. You know what happened when Abdul Kalam was selected as a president? Shri Abdul Kalam ஒரு பக்கம் பிரசிடெண்ட்டாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்ரீ அப்துல் கலாமை பிரசிடெண்ட்டாக ஒரு பக்கம் செலக்ட் பண்ணிட்டு குஜராத்தில் more than 2000 people they killed. Now ஸ்ரீ திரௌபதி மர்முவை பிரசிடெண்ட்டாக சூஸ் பண்ணிட்டு they did a massive massacre in the Manipur. Say they always try to eyewash the people. நாங்கள் ஒரு ST candidate சூஸ் பண்ணிட்டோம். This is not the political representation Baba Saheb Ambedkar wanted. We want representative to give voice for everyone. இப்போ அந்த கம்யூனிட்டிலேருந்து பர்டிகுலராக those who felt through that pain, they will give voice for us. थैंक यू सो मच अनस, आपने हमसे बात की और थैंक यू सो मच एवरीवन जो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे बहुजन लाइव्स मैटर पे. धन्यवाद.